अब बेटे आज हमें पता है क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ, डेट डाल देता हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे ये एक कैपेसिटर है C, ये रेजिस्टर है R, और ये कोई स्विच है, और यहाँ मैंने लगा रखा है कोई बैटरी, है ना। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, initially capacitor is uncharged and switch is closed at t equal to 0। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है? हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर पता लगाना है एट टाइम t। ठीक है, तो देखो दो पार्ट होते हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहले तो होता है एनालिसिस ऑफ इनिशियल कंडीशन। एनालिसिस ऑफ इनिशियल कंडीशन से हमारा मतलब क्या है कि जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड चार्ज कितना होगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर कितना होगा, सर्किट में क्या कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा क्या, ये सारी बातें। अब क्या है, देखो पहले चार्ज इसका 0 था, आपने स्विच क्लोज किया, जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे इस सर्किट में, एक बात बताओ, क्या इनफाइनाइट करंट फ्लो कर सकता है क्या इस सर्किट में? नो सर। इनफाइनाइट करंट तो इस सर्किट में फ्लो कर नहीं सकता, है ना। इनफाइनाइट करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं कर सकता, कुछ फाइनाइट करंट ही फ्लो कर सकता है ना। मान लो आई अमाउंट का फाइनाइट करंट फ्लो कर सकता है, तो जो चार्ज फ्लो करेगा dt टाइम में वो आई dt रहेगा। ठीक है, नाउ आई कैन हैव सम फाइनाइट वैल्यू, dt इज इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम, और ये हमें बता रहा है उतने टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो dq जो है वो 0 को ही अप्रोच करेगा? यस सर। dq विल अप्रोच 0। इसका मतलब क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि, अच्छा आप कहोगे सर बैटरी का ईएमएफ बहुत ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन असली असली चीज तो हमारे कंट्रोल में है ना, क्या? dt।
I can, whatever high value of current you take, I can take dt to be so small such that I into dt can still be neglected. I into dt की वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। तो इसके बेसिस पर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि at t equal to 0 plus charge on capacitor will remain 0, which implies potential drop across capacitor will remain 0, which implies potential drop across resistor will become equal to E। ऐसा क्यों? देखो, कैपेसिटर और रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिला करके क्या बैटरी के ईएमएफ के बराबर होना चाहिए क्या? यस सर। देखो, इसके अक्रॉस ड्रॉप मान लो आ रहा है वीसी का, रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है वीआर का, तो ई माइनस वीसी माइनस वीआर की वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर ई के बराबर आना चाहिए। अब क्योंकि आप बोल रहे हो कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर ईएमएफ के बराबर आना चाहिए बच्चों। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा होगा। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? क्या आप रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता लगा सकते हो? ई बाय आर। ई बाई आर करंट रेजिस्टर में फ्लो हो रहा होगा, है ना? अब अगर ई बाई आर करंट रेजिस्टर में से फ्लो हो रहा है, ये ध्यान दो, ये इनिशियल करंट होगा बच्चों, हमेशा इतना करंट नहीं फ्लो होता रहेगा। दिस विल बी द इनिशियल करंट, दिस इज जस्ट आफ्टर एसएस क्लोज्ड। क्या ये ई बाई आर को मैं रेट, इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी बोल सकता हूँ? यस सर। ये ई बाई आर को मैं इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी बोल सकता हूँ। This E by R is initial rate of charging capacitor। ये इसको नोट कर लो बच्चों। ये हमारा क्या है? This is analysis of initial conditions of the circuit। This is analysis of initial condition of the circuit। ये बात समझ में आती है? यस सर। सर ऊपर का पेज एक बार सर दिखाओ। ऊपर का, हाँ हाँ हाँ, ऊपर का पेज में दिखा रहा हूँ, तो इसको नोट कर लो। उसको पैसे भी दिखाई ना। आप बोलिए ना। सर ये वाला पेज हो गया। हो गया? हाँ तो वही बोलो ना, मैं पर चेंज करूँगा।
नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. पॉइंट्स लिखाऊंगा, वो पॉइंट्स लिखते जाओ तुम लोग। क्या है? लिखाऊं? हाँ सर। जस्ट आफ्टर, पहले पॉइंट 1 लिखो। जस्ट आफ्टर एस इज क्लोज्ड, since current is finite, charge on capacitor will सर आपकी आवाज नहीं आ रही। same as, हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ सर अभी आ रही है। ओके, मैं माइक ऑफ कर दिया, सॉरी। तो क्या है? इफ मैं ये लिखा रहा था कि just after S is closed, since current is finite, just after S is closed, since current is finite, charge on capacitor will change amount. Charge on capacitor will change by negligible amount. Hence, सर will change remains equal to 0. Hence, it remains equal to 0. सर आपकी आवाज नहीं सर आ आपकी रही है। आवाज फर्स्ट कट फर्स्ट रही में आ है रही है। बीच बीच। हाँ बच्चों, अभी थोड़ा कुछ क्लैरिटी आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये लिख लिया था तुमने, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल रिमेन 0। सर फर्स्ट पॉइंट वापस रिपीट करो। देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सिंस करंट will is finite, since current is finite, the charge on capacitor will change by infinitely small amount in dt time. Since current is finite, charge on capacitor will change by infinitely small amount in dt time. Hence, at t equal to 0 plus, hence at t equal to 0 plus का मतलब समझते हैं ना अपन, जैसा मैथ्स में लिमिट्स में करते थे ना, लिमिट Yes, h sir. tending to 0 plus उसी का। Hence at t equal to 0 plus, charge on capacitor can be assumed to be 0. स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद भी हम मान सकते हैं कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना है बच्चों? 0 ही है। ठीक है, Yes, sir. सेकंड पॉइंट लिखो, since charge is 0,
Potential drop across capacitor is also 0. Since charge is 0, potential drop across capacitor is also 0. Hence, potential drop across resistor is equal to E. Hence, potential drop across resistor is equal to E. Hence, current is equal to E by R. Hence, current is equal to E by R. This E by R is also equal to initial rate of charging of capacitor. This E by R is also equal to initial rate of charging of capacitor. ठीक है? This E by R is also equal to initial rate of charging of capacitor. ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कैपेसिटर पे चार्ज 0, करंट E by R, रेट ऑफ चार्जिंग E by R, ऑल दीज आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, है ना? जस्ट आफ्टर जब स्विच हमने क्लोज किया है उसके बाद की बात है ना? dt टाइम नैनो सेकेंड, 10 की पावर -9 -10 सेकंड्स के बाद की बात अपन कर रहे हैं, तब ऐसा है। अब देखो क्या है, चार्ज भले ही 0 है लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज 0 नहीं है। वो कितना है? वो E by R के बराबर है। इसका मतलब कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ना चालू होगा। तो थर्ड पॉइंट लिखो, as time increases, charge on capacitor increases. As time increases, charge on capacitor increases. Hence, potential drop across capacitor also increases. Potential drop क्या होता है? Q by C ही तो होता है। तो चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर भी बढ़ेगा। और क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर दोनों मिलाकर के E के बराबर है, EMF ऑफ द सेल के बराबर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कम होता जाएगा, है ना? तो हमने क्या लिखा है? एज चार्ज इंक्रीजेस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इंक्रीजेस, हेंस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर विल डिक्रीज, and as VR decreases, current will also decrease, है ना? तो टाइम बढ़ने के साथ क्या क्या हो गया बच्चों? टाइम बढ़ा, चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर बढ़ा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर बढ़ा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कम हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कम हुआ तो करंट कम हो गया, है ना? अब करंट क्या बता रहा है यहाँ पे? रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बता रहा है ना? मतलब जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, कैपेसिटर के चार्जिंग की रेट कम होती जा रही है। जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज होती जा रही। लेकिन जब तक रेट है, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज बढ़ता ही जाएगा और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कम होता जाएगा, है ना? अब अगला पॉइंट लिखो। सर आप थर्ड पॉइंट एक और बार रिपीट कर सकते हो?
देखो थर्ड पॉइंट का जो क्रक्स है वो क्या है, उसका लिख सकते हो as time increases charge of capacitor increases, hence potential drop across capacitor increases, hence potential drop across resistor decreases, hence current decreases, hence current decreases, which means rate of charging of capacitor decreases, which means rate of charging of capacitor decreases. ये है थर्ड पॉइंट, है ना? Yes, sir. ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो। Since potential drop across resistor is decreasing, since potential drop across resistor is decreasing, if it becomes zero at certain time, since potential drop across resistor is decreasing, if it becomes zero at certain time, then current becomes zero. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर जीरो हो गया तो क्या जीरो हो जाएगा बच्चों? करंट जीरो हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Current will become zero, and if current becomes zero, this implies charge on capacitor will become constant. Charge on capacitor will become constant, है ना? क्या लिखा है इस पॉइंट में? अभी तक हमने at some time, because potential drop across resistor is decreasing, if at some time potential drop across resistor becomes zero, it means current in the circuit becomes zero, which implies charge on capacitor will become constant, है ना? और ये जो स्टेट होती है, this state is called as steady state. This state is called as steady state. ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. Yes, This sir. state is called as steady state. स्टडी होने का मतलब क्या है? सब कुछ स्थिर हो जाना, शांत हो जाना। यहाँ पर क्या स्थिर हो गया है? क्या नहीं बदल रहा? कैपेसिटर पे चार्ज जो बढ़ना चालू हुआ था, अब वो स्थिर हो गया, वो स्टेबल हो गया, अब वो स्टेडी हो गया है ना? तो ये स्टेडी स्टेट में क्या खास बात है? स्टेडी स्टेट का मतलब ही होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर कांस्टेंट हो जाना, करंट सर्किट में जीरो हो जाना। ठीक है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन कैपेसिटर कांस्टेंट हो जाना, करंट सर्किट में जीरो हो जाना। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. ओके, अब देखो क्या है कि अगर कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट हो गया है,
अगर कैपेसिटर पे चार्ज कैसा हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 0 हो गया है। कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट हो गया है, इसका मतलब करंट 0 हो गया है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 0 हो गया है। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर तो ई के बराबर होता है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर अकेला अब ई के बराबर हो गया है ना। यस सर। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर ई के बराबर हो गया है, इसका मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर सी ई के बराबर हो गया है कि नहीं हो गया? यस ये जो चार्ज है, इस चार्ज को क्या बोलते हैं बच्चों? इस चार्ज को बोलते हैं स्टेडी स्टेट चार्ज। इस चार्ज को क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट चार्ज। देखो बेटे, कैपेसिटर की चार्जिंग अपन ने पहले भी करवाई थी, बिना रेजिस्टर वाला सर्किट तो पढ़ा था ना अपन ने। बैटरी है और कैपेसिटर, हम क्या बोलते थे, जैसे ही स्विच क्लोज किया कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ई आ जाएगा और कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा, सीई माइनस सीई चार्ज कैपेसिटर पे आ जाएगा। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर देगी, सीई के बराबर का चार्ज सप्लाई कर देगी। ऐसा पढ़ा था ना अपन। यस सर। यहाँ पे भी अल्टीमेटली सीई चार्ज ही आ रहा है कि नहीं आ रहा कैपेसिटर? हाँ सर। यहाँ पे भी अल्टीमेटली जो चार्ज कैपेसिटर के पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, सीई के बराबर ही आ रहा है। तो इसमें और पुराने वाले में फर्क क्या है साहब? इन दोनों में फर्क क्या है बच्चों? फर्क जो है वो सिर्फ टाइम का है। किस चीज का फर्क है बच्चों? टाइम फर्क है सिर्फ टाइम का। कितना टाइम लग रहा है ये सीई चार्ज आने में, है ना? क्योंकि देखो, रेजिस्टर क्या कंट्रोल कर रहा है? रेजिस्टर कंट्रोल करता है सर्किट में फ्लो करने वाला करंट, है ना? और करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, रेजिस्टर को आप एक तरीके से क्या मानो, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर को किसी नल के पानी से भर रहे हैं, तो रेजिस्टर का काम क्या है बेटे? वहां पर रेजिस्टर है वो टैप विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर। वो क्या कंट्रोल कर रहा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल कर रहा। आप नल को ज्यादा खोल दोगे तो पानी जल्दी भर जाएगा, है ना? नल को कम खोलोगे तो पानी भरने में समय लगेगा। भरना तो दो चीज पे डिपेंड करेगा। किस चीज पे डिपेंड करेगा? हम जिस बर्तन में पानी भर रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, और जहां से भर रहे हैं उसके पास कितना हुआ है। क्यों बेटे, ये बात समझ में आ रही है? तो फाइनली कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा? चार्ज स्टोर करने वाला है कैपेसिटर, चार्ज सप्लाई करने वाली है बैटरी, है ना? तो फाइनली कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? बैटरी के ईएमएफ पे डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? बैटरी के ईएमएफ पे डिपेंड करेगा, है ना? तो रेजिस्टर क्या करेगा भैया? रेजिस्टर का क्या काम है फिर बीच में? रेजिस्टर ये डिसाइड करेगा कि कितने समय में ये चार्जिंग हो पा रही है। 0 से सीई तक का जो जाने का जो सफर है वो सफर कितने समय में तय होगा। अगर जो रेजिस्टर नहीं होता तो तुरंत कैपेसिटर चार्ज हो जाता। जैसे ही अपन ने स्विच क्लोज किया कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड। हालांकि ये आइडियल बात है,
रेजिस्टर कैसे नहीं होगा, हर तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। वो अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, या एक थ्योरेटिकली आइडियल केस डिस्कस कर लेते हैं, है ना। प्रैक्टिकली तो वही होता है जो कि अब अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. ठीक है। अब अच्छा ये बात है, तो क्या हम टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? क्या हम टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, कि कितने टाइम में ये पूरा चार्ज हो जाएगा, मतलब सीई चार्ज कितने टाइम में आ जाएगा? या इन जनरल अगर कोई हमसे ये पूछे कि स्विच क्लोज करने के कितने टाइम के बाद आधा चार्ज आ जाएगा, कितने टाइम के बाद 1/3 चार्ज आ जाएगा, क्या ये सारी कैलकुलेशंस अपन कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यही कैलकुलेशन अपन को इसमें मेन पढ़नी है बच्चों, है ना। यही कैलकुलेशन अपन बना। तो अभी तक अपन ने दो दो एनालिसिस कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। कौन से दो एनालिसिस? एक तो स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद क्या होगा, और स्टेडी स्टेट में क्या होगा, है ना। तो इन दो के बारे में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि स्विच बंद करने के बाद और स्टेडी स्टेट में। स्विच क्लोज करने के बाद तो क्या होता है, जस्ट आफ्टर एस इज क्लोज्ड, पहला चार्ज एंड potential drop across capacitor do not change in dt time, hence their values remain same as that before closing the switch। ठीक है। ये बात समझ में आती है बच्चों? और स्टेडी स्टेट में क्या होगा बच्चों? इन स्टेडी स्टेट charge on capacitor becomes constant, charge on capacitor becomes constant, which implies current in branch containing capacitor becomes zero। current in branch containing capacitor becomes zero, है ना। या हम बोल सकते हैं कि और capacitor behaves like an open switch। कैपेसिटर कैसे बिहेव करने लग जाता है बच्चों? एक ओपन स्विच की तरह से बिहेव करने लग जाता है। किसमें? स्टेडी स्टेट में। ठीक है। अब बाकी बातें अपन पढ़ते हैं कि किसी जनरल टाइम टी पे क्या होगा। ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द चार्ज और करंट और whatever different values we can calculate in that circuit at time t। ठीक है। वो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं।
मैं बात कर रहा हूं किसकी, एट टाइम t. Let Q be the charge and I be the current in the circuit. मान लेते हैं कि Q तो चार्ज है और I सर्किट में करंट है। तो सर्किट कैसा बन जाएगा बेटे, क्या सर्किट को ऐसा बना सकते हैं अपन, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा माइनस Q, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा EMF E। मान लेते हैं I फ्लो हो रहा, क्या I और Q में मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू DQ बाई DT। बोलो बच्चों, Yes, sir. है ना। क्योंकि क्या होगा बच्चों, जैसे ही dt टाइम बीतेगा, है ना, मान लो ये एट टाइम t है, तो एट टाइम t प्लस dt क्या सिचुएशन आ जाएगी, I dt अमाउंट का चार्ज और फ्लो हो जाएगा। कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, I dt अमाउंट का चार्ज फ्लो होगा, और वो फ्लो होकर के इस लेफ्ट प्लेट में ही तो इकट्ठा होगा, क्यों बेटा। तो इस लेफ्ट प्लेट में मैं कर रहा हूं कि चार्ज अब Q से Q प्लस DQ हो गया है, राइट प्लेट में से DQ चार्ज निकल गया, तो माइनस Q में से DQ और निकल गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं I dt is equal to DQ, and which implies I is equal to DQ by dt। ये बात क्लियर है बच्चों। Yes, sir. तो ये एक रिलेशन तो ये आ गया। एक और रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा लूप है, इस पूरे लूप में हम KVL अप्लाई कर सकते हैं क्या, अप्लाई KVL इन दिस लूप। तो क्या हो जाएगा, आपने इस पॉइंट से चालू किया, यहां से इधर गए, तो E पोटेंशियल बढ़ गया, उसके बाद चल करके इधर आए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो कम हो रहा है, तो Q बाई C पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो माइनस Q बाई C, और फिर IR और कम हो रहा है, तो माइनस IR, ये बराबर होना चाहिए 0 के। इसका मतलब क्या हो गया बेटे, इसका मतलब हो गया CE माइनस Q माइनस IRC इक्वल टू 0, यानी के CE माइनस Q और IRC को उधर ले जाकर के I की वैल्यू पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा RC इंटू DQ बाई DT। दैट मीन्स DT divided by RC is equal to DQ divided by CE minus Q, और इसको हम इंटीग्रेट कर दें 0 से T तक,
और इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से q तक, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 था, स्मॉल t पे टाइम स्मॉल t टाइम पे चार्ज स्मॉल q मान रहा हूं। तो जब ये इंटीग्रेशन होगा तो LHS में तो 1/RC बाहर आ गया, dt CE क्या लिख Yes, सकते, sir. स्टेडी स्टेट चार्ज। और ये जो RC जो लिखा हुआ है ना, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट सेकंड्स ही है, टाइम के जैसी ही यूनिट्स हैं इसकी, क्योंकि एनी एक्सपोनेंट हैज टू बी यूनिटलेस। तो क्योंकि इसकी यूनिट टाइम है तो इसको हम लिख देते हैं टाइम कांस्टेंट और टाउ सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। क्यू स्टेडी स्टेट तो हो गया CE और टाउ RC को टाउ लिख दिया है, टाउ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये आप फटाफट चेक भी कर सकते हो, RC की यूनिट सेकंड्स ही आएगी। कैसे? R रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस को V/I लिख सकते हैं बच्चों? ऐसा लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू C/V, सॉरी C इक्वल टू Q/V। कैपेसिटेंस को Q/V लिख सकते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। Q/I, I को क्या लिख सकते हैं? Q/T, Q से Q कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट टाइम के जैसी आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए बच्चों। हाँ सर। की यूनिट टाइम के जैसी ही आ जाएगी। इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, है ना? ये नोट कर लो बच्चों। ये है इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या ट्रांजिएंट इक्वेशन, कई सारे नाम हैं इसके। ट्रांजिएंट इक्वेशन। या इक्वेशन ऑफ चार्जिंग। ये बेसिकली टाइम में और चार्ज में रिलेशन बताता है, इसी टाइम t पे कितना चार्ज हो चुका है ये बताता है। पिछला पेज तो नहीं देखना बच्चों? हाँ सर, एक एक मिनट के लिए। हाँ सर, ये होगा। एक मिनट। ओके।
ये पेज हो गया। हो गया बच्चों? हाँ सर। ओके बेटे, क्या होगा? ये वाला नोट कर लो। ये इक्वेशन याद रखनी होगी बच्चों को, है ना? नोट कर लिया बच्चों? देखो बच्चों क्या, अब अगर कैपेसिटर पे चार्ज हमें पता चल गया है तो किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी पता चल जाएगा। इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस ऐसा लिख सकते हैं, तो CE 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी को C से डिवाइड कर दूंगा तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा E इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। ये चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर पर किसी जनरल टाइम टी का चार्ज है। कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप अगर पता चल गया तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल जाएगा किसी जनरल टाइम टी पे, क्योंकि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप का सम E है, तो E माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कर दें, तो E माइनस E इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर, तो E में से E गया तो 0 हो गया, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर। ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। और एक बार आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस रेजिस्टर पता चल गया तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी पता चल जाएगा। कैसे? जो रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप है उसको R से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा E बाई आर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अब देखो, जो चार्ज और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर का जो फंक्शन बन रहा है टाइम का, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा E की पावर माइनस टी बाई आर सी की वैल्यू कम होती जाएगी। भाई E पे नेगेटिव पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी ना। यस सर। तो 1 माइनस में कुछ लिखा हुआ है तो वो बढ़ता जाएगा।
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वाली टर्म कम होती जाएगी, तो ये पूरी टर्म बढ़ती जाएगी। सिंपल सा हिसाब किताब है ना। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे ना बच्चों, तो ग्राफ्स कैसे बनेंगे देखो। अच्छा, टाइम को इन्फिनिटी रखो जरा, चार्ज कितना आता है देखो तो। एज टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी, इन सब की क्या वैल्यू आती है जरा देखो। चार्ज सीई। चार्ज सीई आ रहा है। एज टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी, चार्ज कितना आ रहा है, सी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कितना आ रहा है, ई। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कितना जा रहा है, 0। करंट इन द सर्किट कितना जा रहा है, 0। इन सब से क्या कंक्लूड कर सकते हैं अपन, क्या अपन ये बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट आने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, क्या ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। यस सर। जो कैपेसिटर पे पूरा चार्ज आने का हम इंतजार कर रहे थे, वो चार्ज आने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है, क्या ऐसा बोल सकते हैं। है ना। लेकिन देखो, इसमें इतना बहुत टेंशन लेने की बात नहीं कि अरे सर इसका मतलब क्या इनफाइनाइट समय तक इंतजार करना पड़ेगा कैपेसिटर को चार्ज होने का। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, अभी अपन देखते हैं। पहले एक बार ग्राफ बना देते हैं, है ना। तो 4 ग्राफ हैं। चार्ज वर्सेस टाइम के, टाइम का ग्राफ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर वर्सेस टाइम का ग्राफ, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर वर्सेस टाइम का ग्राफ, एंड करंट इन द सर्किट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो क्या होगा, फाइनली चार्ज तो सी ही होना है। शुरू में चार्ज 0 है, तो 0 से ग्राफ बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते सीई वैल्यू तक पहुंचेगा। इसी तरह से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर की भी अगर बात करें, तो शुरू में वैल्यू 0 है, फाइनली बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगी, बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते ई को अप्रोच। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर शुरू में ई था और फिर वहां से कम होगा, तो कुछ इस तरह से कम होगा। और करंट की भी अगर बात करें, तो शुरू में करंट ई बाई आर था और फिर यहां से कम हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है बेटा। These are during charging of capacitor.
during charging of capacitor. Is this clear, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखो टाइम कांस्टेंट की क्या सिग्निफिकेंस है और इनफाइनाइट टाइम ले रहा है स्टेडी स्टेट तक जाने में, तो हमें कब तक वेट करना पड़ेगा, है ना? देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम कांस्टेंट। सर 1 मिनट पिछले वाला पेज दिखाइए। 1 मिनट बेटा। हो गया सर। हो गया बेटे। टाइम कांस्टेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, ये देखते हैं। देखो हमने कहा कि कैपेसिटर पे चार्ज की क्या इक्वेशन है, मतलब चार्ज एट टाइम टी क्या होता है, जो स्टेडी स्टेट चार्ज है इनटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना? तो अगर हम टी की वैल्यू को टाउ के बराबर रखते हैं एट टी इक्वल टू टाउ, विच इज इक्वल टू कितना, आरसी, तो हमें चार्ज एट टाइम आरसी पता चल जाएगा। क्यों बेटे? तो Yes, रख दो। sir. चार्ज कितना आ जाएगा, स्टेडी स्टेट चार्ज इनटू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर कितना, -1 1 माइनस 1 बाई ई, इतना चार्ज कैपेसिटर के पास आ जाएगा। 1 बाई ई, देखो ई जो होता है नेपियर्स कांस्टेंट, इसकी लगभग वैल्यू 2.72 होती है। इसका मतलब 1 बाई ई जब आप करते हो, देखो 1/3 होता तो 0.33 होता है, 0.33 से थोड़ा ज्यादा होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 0.37 के बराबर आ जाता है। इसका मतलब चार्ज कितना आ जाएगा, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम का अगर हम इंतजार कर लें तो चार्ज स्टेडी स्टेट का 63% चार्ज कैपेसिटर के पास आ जाएगा। कितना, स्टेडी स्टेट का 63% चार्ज इसके पास आ जाएगा। स्टेडी स्टेट चार्ज अगर सीई था तो टी इक्वल टू आरसी टाइम पे कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों, 0.63 सी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा चार्ज बढ़ता जाएगा। तो एक तो टाइम कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस ये होती है कि इन वन टाइम कांस्टेंट टाइम, इन टाइम इक्वल टू वन टाइम कांस्टेंट,
63% charging of capacitor gets completed. है ना? अब देखो क्या है, टाइम को अगर आप 2 टाइम्स RC के बराबर रख दोगे तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/E², है ना? टाइम को 3 RC रख दोगे तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q स्टेडी स्टेट इंटू 1 माइनस 1/E³। मान लो ऐसे करते करते तुमने 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट रख दिया तो चार्ज कितना आ जाएगा, स्टेडी स्टेट चार्ज इंटू 1 माइनस 1/E⁵, है ना? अब E⁵ का मतलब क्या होता है बेटा, 2.72 2.72 2.72 ऐसा 5 बार तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 रेशो लोगे तो नंबर बहुत कम हो जाएगा ना। तो ये जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो लगभग निकल करके आता है कि 0.99 टाइम्स स्टेडी स्टेट चार्ज तो आ गया है इसके पर। कितना आ जाएगा, मतलब आप टाइम कांस्टेंट निकाल लो, उसका 5 गुना टाइम तक इंतजार कर लो तो आप ये मान सकते हो कि अब कैपेसिटर लगभग पूरा चार्ज हो गया है। यहाँ पर यहाँ तक आते आते ही लगभग पूरा चार्ज हो गया कि नहीं हो गया बेटा, है ना? अब आगे इंतजार करने का कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि अब कोई फर्दर ज्यादा पूरा CE चार्ज होने में तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, वो तो हो ही नहीं पाएगा। प्रैक्टिकली अपन मान सकते हैं कि पूरा चार्ज हो चुका है ना। तो प्रैक्टिकल पर यूज के लिए ये टाइम कांस्टेंट की बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। जैसे मान लो कि किसी सर्किट में हमसे कहा जाए कि कैपेसिटेंस जो है वो 1 माइक्रोफैरड के बराबर है, रेजिस्टेंस जो है वो 1 किलो ओम के बराबर है, इसका मतलब उसका टाइम कांस्टेंट क्या हो गया बेटे, RC के हिसाब से देखोगे तो 10⁻³ सेकेंड, यानी 1 मिली सेकेंड के बराबर टाइम कांस्टेंट हो गया उसका। इसका मतलब क्या है, इन 5 मिली सेकेंड टाइम 99% चार्जिंग विल गेट कंप्लीटेड। समझ में आ रही बात बच्चों? तो अपने को लगभग आइडिया लग जाता है कि हाँ बच्चों, कहाँ से आवाज आना बंद हो गई थी यार? तुमको कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए शायद।
कहाँ से आवाज आना, कहाँ तक सुन लिया था भाई सब लोगों ने? एग्जाम्पल सर। ये एग्जाम्पल है ना। तो ये एग्जाम्पल में क्या बोल रहा था कि कैपेसिटेंस 1 माइक्रोकूलम का है, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का है। तो इससे क्या पता चल गया अपने को, टाइम कांस्टेंट होगा, आर सी वैल्यू होती है टाइम कांस्टेंट की। तो आर और सी की वैल्यू पुट करो तो ये आपके पास 1 मिली सेकेंड का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? टाइम यस कांस्टेंट बराबर आ जाएगा किसके? 1 मिली सेकेंड के। इसका मतलब क्या है, 5 मिली सेकेंड के टाइम में तो 99% चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी ना कैपेसिटर की, है ना। तो जब अपन ऐसे सुनते हैं कि यार थ्योरेटिकली कैपेसिटर को इनफाइनाइट टाइम लगता है पूरा चार्ज होने में, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, पूरा 100% चार्ज तो कभी नहीं हो पाएगा। इनफाइनाइट टाइम लग रहा है का मतलब क्या होगा, पूरा 100% तो चार्ज कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन लेकिन प्रैक्टिकली अपन बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% चार्ज हो जाएगा इन 5 मिली सेकेंड इस केस में। या किसी भी दूसरे सर्किट में अगर पता लगाना है कि प्रैक्टिकली 100% चार्जिंग कब कंप्लीट हो रही है, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नेवर, प्रैक्टिकली इन सम 5 मल्टीपल ऑफ टाइम कांस्टेंट, क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। तो ये सिग्निफिकेंस होती है किसकी बच्चों? टाइम कांस्टेंट की इसमें, है ना। अब देखो जैसे अगले पेज पे चलें भी, यस सर। देखें क्या है। मान लो हमें कहा जाए कि two capacitors of equal capacitances are charged in two different circuits. The graph between charge and time are plotted, है ना। Compare EMF of the cell and the resistance of the two circuits. ग्राफ कैसे बनाए गए? इस तरह के दो ग्राफ ऑब्टेन किए हैं। तो मान लो यहाँ EMF है E1, रेजिस्टेंस है R1, इधर EMF है E2, रेजिस्टेंस है R2।
देखो बच्चों, स्टेडी स्टेट चार्ज दोनों में बराबर आ रहा है। Yes, sir.